Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to study about the various basics of building area computation. To begin with, we should know what is the meaning of a plot. एक plot का क्या meaning रहता है अपनी technical terms में. Okay. Now this is a piece of land in Bangalore. The village name is Channinahalli. Okay. And the corresponding image to the right side पे जो image है वो उस village का village map है. So from village map हम लोग को क्या क्या पता चलता है कि हर एक जो ओनर है उसका कितना लैंड है वो एरिया में, किधर से रोड पास हो रहा है या ड्रेनेज लाइन किधर है, वाटर का लेक कहाँ पे है या फिर कंटूर्स क्या है. तो ऐसे जो बेसिक जो नॉलेज रहता है एक पर्टिकुलर विलेज का वी कम टू नो फ्रॉम अ विलेज मैप. ओके, नाउ फॉर एन इंस्टेंस ये जो विलेज मैप है ये मैंने अपने गूगल अर्थ के इमेज पे ओवरले किया. ओके, सो फ्रॉम दैट विल कम टू नो कि स्पेसिफिकली अगर समझो मेरा प्लॉट नंबर 12 है या 14 है, सर्वे नंबर जो है, तो वो प्लॉट एक्चुअल में किधर लाई करेगा या किसको बिलोंग कर रहा है. तो ये सर्वे रिकॉर्ड से हम लोग को पता चलता है कि वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड किसके नाम पे है, कितना एरिया है उसका, एक्सेट्रा. अभी यही प्लॉट्स पे अगर समझो मैंने ये पर्टिकुलर जो 12 नंबर है या 28 नंबर है, ये कुछ गिने चुने प्लॉट्स मैंने मार्क किए. ओके, ये गिने चुने जगह मैंने मार्क की है. सो अपने प्लॉट का मीनिंग क्या रहता है? अ प्लॉट मीन्स अ पार्सल और पीस ऑफ लैंड एनक्लोज्ड बाय डेफिनेट बाउंड्रीज. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो अगर 12 नंबर का है या फिर जो भी सर्वे प्लॉट नंबर है उसके आजू बाजू में एक डेफिनाइट बाउंड्री है जो डिफाइन करता है कि वो पर्टिकुलर लैंड, उतना लैंड वो ओनर को डिनोट करता है. सो उतना ही लैंड वो जो एनक्लोज है एक बाउंड्री के बीच में, दैट इज योर प्लॉट. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्लिंथ एंड प्लिंथ एरिया. ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस दिस इज योर हाउस. अभी आपको हाउस का मेन डोर दिख रहा है, बट सिमिलरली वो जो मेन डोर है वो ग्राउंड सरफेस से एलिवेटेड है, कुछ पर्टिकुलर हाइट पे है वो. तो वो जो हाइट रहता है लाइक दिस मार्क्ड इन रेड कलर बाउंड्री, इसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ हाइट. ओके, प्लिंथ हाइट या प्लिंथ जो बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, दैट इज बेसिकली द एरिया बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द सरफेस ऑफ द डोर, या फिर डोर जिधर से आपका स्टार्ट होता है एंड प्लस आपका ग्राउंड सरफेस. नाउ ये हो गया प्लिंथ हाइट. प्लिंथ मीन्स द पोर्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर बिटवीन द सरफेस of the surrounding ground and surface of the floor immediately above the ground. Now plinth height के साथ plinth level रहता है. ओके, तो वो जो हाइट पे जो plinth पूरा रहता है, ओके, ग्राउंड लेवल हुआ, plinth level, eye level, तो plinth का जो लेवल रहता है that is your plinth level. Okay, and on the plinth level the area occupied by this particular structure, जो अभी आप देख रहे हो रेड वाला पूरा एक ऐसा स्लाइस आ गया, एक लेयर आ गया, दैट लेयर इज नोन एज योर प्लिंथ एरिया. प्लिंथ एरिया मीन्स द बिल्ट अप कवर्ड एरिया मेजर्ड एट द फ्लोर लेवल ऑफ द बेसमेंट और ऑफ एनी स्टोरेज. सो दिस वाज प्लिंथ लेवल एंड प्लिंथ एरिया. नाउ नेक्स्ट इज योर कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया एंड सुपर बिल्ट अप एरिया. ओके, तो कारपेट एरिया क्या रहता है कि जो भी यूजेबल एरिया है आपके घर का, फॉर एक चीज याद रखो, जहां पे आप अपना पैर रख सकते हो, जितना भी यूजेबल एरिया है दैट इज योर कारपेट एरिया. ओके, नाउ कारपेट एरिया में ही अगर आपके वॉल्स का एरिया अगर काउंट होते हैं, वॉल एरिया प्लस कारपेट एरिया, दैट विल गिव यू योर बिल्ट अप एरिया. ओके, एंड देन नेक्स्ट कम्स योर सुपर बिल्ट अप एरिया. तो सुपर बिल्टअप एरिया में आपका लिफ्ट हुआ, लॉबी हुआ, स्टेयरकेस हुआ, तो ये जो कॉमन एरियाज है प्लस योर बिल्टअप एरिया, मतलब सब कुछ जो आपके वॉल्स का एरिया हुआ, कारपेट का एरिया हुआ एंड द कॉमन एरियाज, सबका कंप्यूटेशन एक साथ करोगे देन दैट विल बी योर सुपर बिल्टअप एरिया. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया एंड सुपर बिल्टअप एरिया. In technical terms, we'll say what is a built-up area. The built-up area refers to the entire area of the floor, including carpet area, walls, lobbies and corridors, atrium areas and basement.
In Delhi, the lift areas and staircase areas are included in the built-up area. In Mumbai, the basement, staircase, lift and utility rooms like generator and electricity rooms are also taken as built-up area. In Bangalore, the basement is not included in the built-up area, and in Chennai, the basement and atrium areas are excluded. So based on the locality, based on the jurisdiction, the definitions of built-up area also change. Next is your carpet area. As stated earlier, it is the actual usable area within the walls of the floor. Okay, walls का area छोड़ के जो भी area आपको मिलता है वो रहता है आपका carpet area. And super built up area मतलब क्या? This generally refers to the entire area of the building, including carpet area, walls, lobbies and corridors, lift, staircases, basement and other atrium and utility areas. Okay, so this is the major difference between carpet area, built up area and super built up area. Now FSI and ground coverage. बिल्डिंग जब भी बांधते भी है, हम लोग ने बहुत बार ऐसे सुना रहेगा कि FSI इतना है, कि FSI उसका कम है, ये एरिया में ज्यादा है. So FSI का मीनिंग इज योर फ्लोर स्पेस इंडेक्स. Okay, it is defined as the ratio of total built up area, that is total area of all the floors to the area of the plot. Okay, floor space index FSI क्या है? आपका total built up area divided by your plot area. It is also called as floor area ratio FAR. It regulates population density and overcrowding in dwelling units. Now FSI is total area covered on all floors divided by plot area, whereas your ground coverage percentage is your built up area on ground upon plot area into 100. तो ground coverage का meaning क्या रहता है कि एक plot दिया है तो वो plot में आप कितने परसेंटेज में आप बिल्ड कर रहे हो, कितना परसेंटेज आप उसमें स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, ग्राउंड पे कितना कवर कर रहे हो, दैट इज योर ग्राउंड कवरेज. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा है आपको, लाइक इफ द प्लॉट एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर्स एंड कारपेट एरिया इज 120 स्क्वायर मीटर्स एंड द परमिसिबल FSI इज 1.3. Also, built up area is 20% of carpet area, then what will be the ground coverage percentage and how many floors can be constructed in the said plot? ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्लॉट दिया है, वो प्लॉट को रेगुलेट करते हैं बाय लॉज, तो वहां पे कितना FSI है या कितना उसका परमिसिबल बिल्टअप कितना है, कितने फ्लोर्स का बिल्ड कर सकते हो. दिस ऑल इज गिवन बाय योर DCPR ऑफ दैट रीजन. ओके, फॉर आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग को क्या बोला गया है कि एक प्लॉट है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये लैंड में दिस 12 नंबर प्लॉट, उसका एरिया है 300 स्क्वायर मीटर्स. ओके, एंड द कारपेट एरिया, वहां पे जो स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे कारपेट एरिया वुड बी 120 स्क्वायर मीटर्स. ओके, एंड द परमिसिबल FSI is given as 1.3. Now FSI is total area covered on all floors divided by plot area. Question में plot area कितना दिया है 300 and FSI दिया है 1.3. So we will substitute that over here. So 1.3 is total area covered on all floors divided by 300. So to get the total areas covered on all floors, we'll simply multiply 300 with 1.3. So that will give us 390 meters square. नाउ टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स. ओके, आपके वो प्लॉट पे जो आप बिल्डिंग बांधोगे, जो घर बांधोगे, तो वो कितने फ्लोर्स उधर बांध सकते हो. सो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स विल बी टोटल एरिया कवर्ड ऑन ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय कारपेट एरिया. सो दैट वुड बी 390 डिवाइड बाय 120 which is 3.25. So approximately 3 floors you can build over there. Now built question में दिया है कि built up area is 20% of carpet area. So built up area will be 20% of 120. So that is 144 square meters. Now ground coverage is built up area on ground divided by plot area into 100. Built up area है अपना 144. Built up area जो रहता है वो carpet area से हमेशा ज्यादा रहता है, because built up area includes your wall area and plus the usable area. So 144 will be your built up area and plot area is given as 300.
So 144 divide by 300 into 100, that will give you 48%. So ये प्लॉट में ग्राउंड कवरेज परसेंटेज आया है 48%. तो ग्राउंड पे आप 48% मतलब आधे लैंड आप यूज कर सकते हो उधर करने के लिए. नाउ यही प्लॉट अगर हम लोग जूम कर रहे हैं, ओके, इसका एरिया है 300 स्क्वायर मीटर्स, एंड देन वी फाउंड आउट दैट ग्राउंड कवरेज परमिसिबल इज 48%. तो हम लोग ने 48%, ये जो रेड लाइन, रेड हाईलाइटेड पोर्शन है, दैट इज योर एक्चुअल ग्राउंड कवरेज. ओके, नाउ यू हैव नोटिस्ड दैट येलो वाला रीजन है ऑन ऑल द साइड्स. यू विल फाइंड आउट कि जो प्लॉट रहता है वहां पे हमेशा ऐसे जगह छोड़े जाते हैं. सो ये जो जगह हम लोग छोड़ते हैं, दैट आर दी सेटबैक्स ऑन दी प्लॉट. ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस आपका अगर यहाँ से एक रोड पास हो रहा है, ठीक है, हर एक प्लॉट को एक्सेस देना पड़ता है, नहीं तो आप अंदर प्लॉट में जा नहीं पाओगे. तो वो प्लॉट में एक्सेस देने के लिए, फॉर इंस्टेंस दिस इज योर फ्रंट रोड, तो रोड को लग के जो सेटबैक रहता है, दैट इज योर फ्रंट सेटबैक. ऑल्सो फ्रंट सेटबैक के अपोजिट साइड में जो रहेगा, दैट विल बी योर रेयर सेटबैक. एंड साइड में जो रहते हैं अपने सेटबैक्स, दैट इज योर साइड मार्जिन्स. नाउ फ्रंट सेटबैक जो रहता है वो हमेशा सबसे ज्यादा रहता है कंपेयर टू रेस्ट 3 सेटबैक्स और setbacks. It is the open space kept between road and fronting of building. Setback varies from 1 to 1.5 meter for congested areas to 4.5 to 6 meters for undeveloped areas. Setback also changes with respect to type of road on the frontage. The setback distances are more for highways and expressway and decrease for street roads. No part of structure is allowed to be constructed within this area. The distances left from sides are known as side margins, while the rear setback is left from back. The side and rear margins are always less than the front margin. Now, what are the various purposes of these setbacks? एक तो है to control the built-up area of the building as per building rules and bylaws. Okay, to provide sufficient light and ventilation around the building. अगर हम लोग के प्लॉट में पूरा हम लोग 100% यूज कर रहे हैं, थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ रहे, तो क्या होगा कि आजू बाजू की बिल्डिंग्स है वो एकदम पास में चिपक के आ जाएंगे. अगर हर एक बिल्डिंग एकदम क्लोज आ जाएगी तो एयर सर्कुलेशन नहीं होगा, वेंटिलेशन नहीं होगा, एंड सफिशिएंट लाइट नहीं मिलेगा घर में. सो मेन पर्पस ऑफ द सेटबैक इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन. Next is to provide space for laying drainage line and inspection chambers on it. और एक इंडिविजुअल बिल्डिंग है, इंडिविजुअल प्लॉट है, तो उसके वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज लाइंस जो रहते हैं वो ले करने के लिए अपने को जगह में लगता है, स्पेस लगता है. सो दिस सेटबैक्स प्रोवाइड्स यू स्पेस फॉर दैट पर्पस. नेक्स्ट इज टू मेंटेन द एक्सटर्नल प्राइवेसी ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स. And lastly, to avoid the disturbance due to road traffic, front margin is provided. Now, what is a house? Every structure, tent, shelter, etc. is a house, irrespective of its use. It may be used for residential or non-residential purpose, or may be vacant. A building for human habitation, especially which is lived in by a family or a small group of people, is known as a house. What is a dwelling unit or a tenement? An independent housing unit with separate facilities for living, cooking and sanitary requirements is a dwelling unit. What is a household? Group of persons normally living together and taking food from a common kitchen constitutes to be a household. What is housing? Housing is the layout and development of residential units in which people can live in peaceful and harmonious manner with social, cultural and recreational facilities. What do you mean by bad houses? Okay, a structure which requires immediate major repairs, without which it may be unsafe for habitation or requires to be demolished and rebuilt. This is the meaning of a bad house. जो structures हम लोग को दिखते हैं, जो slabs अगर दिख के आ रहे हैं या फिर जो unsafe है रहने के लिए, those houses are your bad houses. What is houselessness? Households living without any houses, usually on open spaces or pavements. So that condition is known as houselessness.
Thank you. That's it for the day. I hope you understood the various concept of computation of building areas, and don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you.